हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल। मैं पूजा आपके चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारी पॉलिटिक्स की सीरीज़ को स्टार्ट कर रखा है, तो आज हम उसका 11 चैप्टर करेंगे। हमने इससे पहले 10 चैप्टर्स को कर लिया है, जिसमें हमने संविधान की प्रस्तावना, संविधान सभा, स्रोत, विशेषताएं, संघ व उसके अक्षेत्र तथा अनुच्छेद, भाग, अनुसूचियां आदि सब को हमने पढ़ लिया। तो आज हम करेंगे हमारे मूल अधिकारों को। जैसा कि आपको पता है कि जो मूल अधिकार है हमारे संविधान के कहाँ आते हैं, भाग नंबर 3 में आते हैं, जिनमें अनुच्छेदों की संख्या है 12 से 35। यानी कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो आपको भारत के नागरिक होने के नाते प्रदान किए जाते हैं। किसी भी स्थिति में इन अधिकारों का हनन नहीं किया जाता, और अगर किसी के द्वारा इनका हनन किया जाता है तो हम याचिका दायर कर सकते हैं, जिससे कि सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट होता है वह रीट जारी करता है और हमें अधिकारों की प्राप्ति करने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आइए अधिकारों से रिलेटेड तथ्यों के बारे में बात करते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। अब हम मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ तथ्य करते हैं जो निम्नलिखित प्रकार से हैं। हमें पता है कि जो मौलिक अधिकार है वह संविधान के भाग नंबर 3 में है, और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, आर्टिकल्स कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 अधिकार का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार की संख्या पहले कितनी थी, 7 थी, लेकिन अब वर्तमान में कितनी संख्या है, 6 है। हमें पता था वह पहले एक मौलिक अधिकार था, परंतु वर्तमान में वह एक मौलिक अधिकार ना होकर कौन सा अधिकार है, एक कानूनी अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन में 1978 के अंदर क्या बना दिया गया था, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है, हमने देखा कि इसके अंदर कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद है, 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। तो आइए अब हम एक एक करके सभी अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा अनुच्छेद नंबर 12 है। अनुच्छेद 12 क्या करता है, मौलिक अधिकार की परिभाषा देता है। ठीक है, मौलिक अधिकार की परिभाषा कौन देता है, अनुच्छेद नंबर 12 देता है। हमें पता है कि जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उन पर किसी तरीके का प्रतिबंध नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है, और समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, आवागमन का अधिकार है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, संपत्ति का संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, भेदभाव से रहित अधिकार, स्पष्टता से रिक्त अधिकार है। तो ये जो अधिकार है इनका किसी भी कंडीशन में हनन नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन अब क्या है, सभी को अधिकार प्राप्त है, तो क्या आ जाएगी, देश के अंदर अराजकता फैल जाएगी ना, लोग अपनी मनमर्जी से काम करेंगे। तो जनता पर नजर रखने के लिए सरकार द्वारा कुछ कानूनों को बनाया जाता है, ताकि कुछ नियम तथा कानूनों का किया जाता है जो जनता पर क्या रखती है, कंट्रोल रखती है और बैलेंस बनाए रखती है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बोर्ड की आप बिजली की चोरी नहीं कर सकते। ठीक है, ये जो है 12 अनुच्छेद है, इसके अंदर न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 13। अनुच्छेद नंबर 13 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों का हनन होने वाले कानून रद्द किए जाते हैं। अल्पीकरण का मतलब होता है आपके जो मौलिक अधिकार है ना, उनको हम क्या कर देंगे, शून्य कर देंगे यदि आप किसी दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन करते हैं। तो यानी कि असंगतता जब आप करते हैं ना, तो आपके मौलिक अधिकारों को शून्य कर दिया जाता है। कोई ऐसा कार्य जो दूसरे को तकलीफ परेशानी देता है, तो उस समय आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर लिया जाता है। अब हमने 12 और 13 अनुच्छेद 12 और 13 को हमने पढ़ लिया। अब हम 14 से 18 अनुच्छेद देखते हैं, जो है समानता के अधिकार से रिलेटेड। अनुच्छेद नंबर 14 क्या कहता है कि कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता यह है, कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन से। इसका अभिप्राय है कि कानून की नज़र में सभी समान हैं, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, राजनेता हो, एक्टर हो, कोई भी हो, वह क्या है, सभी के लिए समान है। और समान आरक्षण, यहाँ पे आरक्षण की बजाय संरक्षण था। कानून के समान संरक्षण से अभिप्राय हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से। इसका अभिप्राय है कि कुछ चीज़ों में क्या दी गई है, राहत दी गई है, छूट दी गई है। जैसे कि अगर कोई अपराध नाबालिग द्वारा होता है तो उसे क्या है, सजा
कम दी जाती है। जैसे कि हम देखते हैं कि जो बस में हम सफ़र करते हैं उसमें एक 10 साल का बच्चा है और एक 18 साल का बच्चा है, ठीक है, इसको हम अडल्ट बोलते हैं। तो इसकी तो हाफ टिकट लगती है, इसकी कंप्लीट लगती है, तो अब ये थोड़ा ना बोलेगा कि आपने इसकी हाफ टिकट क्यों ली। तो यह कहने का अभिप्राय है कि कुछ नियम कानूनों के तहत इनको क्या दी गई है, छूट दी गई है, थोड़ा बहुत ऊंच नीच दी गई है, जिससे कि बैलेंस बनाए रखें, ठीक है। अब आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 15। अनुच्छेद नंबर 15 क्या कहता है कि भेदभाव किसी के द्वारा नहीं किया जाएगा, किसी के साथ नहीं किया जाएगा, चाहे वो सरकार हो या पब्लिक हो, किसी के साथ भी किसी प्रकार का भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। आप किसी से भी धर्म, जाति, हमारा अनुच्छेद नंबर 15 है, अनुच्छेद 15 के अकॉर्डिंग भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी व्यक्ति से आप उसके धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, उसकी जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। और कुछ चीज़ों में क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। अब देखिए हमारे पास 2 कैटेगरी के लोग होते हैं ना, ये तो उच्च जाति के लोग हैं, ये वे लोग हैं जिनका क्या हो चुका है, डेवलपमेंट हो चुकी है, उनकी ग्रोथ हो चुकी है। लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं उनको ऊपर ले जाने के लिए इन्हें कुछ आरक्षण दिए जाते हैं, जैसे कि SC BC कैटेगरी को आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि जो सरकारी नौकरी होती है, यानी कि जो लोक नियोजन होता है, लोक नियोजन में समानता, इसके अंदर क्या है कि जो सरकारी नौकरियां होती हैं, ठीक है, उसके अंदर भी क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। जैसे कि SC BC वालों को आरक्षण दिया जाता है। और यह आरक्षण किस आधार पर दिया जाता है, जाति के आधार पर दिया जाता है। आपने कभी सुना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जाता है? नहीं, हमेशा जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। लिंग के आधार पर दिया जाता है कि आप पुरुष हैं, महिला हैं, या ट्रांसजेंडर हैं, या थर्ड जेंडर हैं। और स्थान के, कोई ऐसा स्थान जहाँ की बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ने के लिए ज़्यादा अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 17 अनुच्छेद है अस्पष्टता का उन्मूलन, यानी कि अनटचेबल या छुआछूत। पहले हम देखते थे ना कि भेदभाव किया जाता था लोगों के साथ, जिस बर्तन को उन्होंने हाथ लगा दिया उसको छूते नहीं थे, ठीक है। इस तरीके से अब क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब किसी के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाता, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। इससे रिलेटेड एक कानून बनाया गया था 1955 में, जिसे सख्ती से लागू किया गया 1989 में। यानी कि अब यह घोर अपराध है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं कर सकते। इसका अगर एग्जाम्पल लेना तो हम कोविड-19 का एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप अगर किसी को छुएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, कोविड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 18 अनुच्छेद है उपाधियों का अंत। यानी कि मान लीजिए कि किसी को हमें पता है कि पहले को कैसी कैसी उपाधियां थी, महाराजा अधिराज, ठीक है, ये सारी विक्रमादित्य, इस तरीके की उपाधियां थी। तो अब आप किसी प्रकार की उपाधियों को अपने एज ए सरनेम यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप एजुकेशन से रिलेटेड और रैंक में आएंगे, जैसे कि पुलिस है, आर्मी है, पुलिस के अंदर जैसे कि SDO है, SDM है, SI है, ASI है, तो आप इन उपाधियों को तो लगा सकते हैं। और रैंक में जैसे कि ब्रिगेडियर है, ये वाली उपाधियों को आप लगा सकते हैं। एजुकेशन के अंदर जैसे कि MBBS है, यानी कि डॉक्टर बन गया ना वो, एजुकेशन में जैसे कि प्रोफेसर है, तो आप इन उपाधियों को तो लगा सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप ये थोड़ा बोलेंगे कि मैं हूँ नोबेल प्राइज राम, आप ऐसे नहीं बोलते ना, ठीक है। तो आप उपाधियों का अंत करेंगे, लेकिन एजुकेशन और रैंक से रिलेटेड उपाधियों का आप यूज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं डॉक्टर राम कुमार, प्रोफेसर राम कुमार, आप इन उपाधियों को यूज कर सकते हैं। बाकी किसी उपाधि को एज ए सरनेम यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट आता है हमारा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अब हमने पढ़े हैं ना, 14 से 18 तक हमने पढ़ लिए। आइए एक बार रिपीट करते हैं, हमने कौन कौन से पढ़े। सबसे पहले हमने देखा 12 के अंदर थी राज्य की परिभाषा, कानून, नजर बनाने के लिए। 13 के अंदर हमने किया कि हनन कर दिया जाता है, शून्य कर दिए जाते हैं। अगर आप किसी को क्या करते हो, तकलीफ देते हो, तो आपके मौलिक अधिकारों को शून्य किया जाता है। 14 के अंदर था कानून के समक्ष समानता, ठीक है।
15 के अंदर भेदभाव रहित व्यवहार होना चाहिए। 16 के अंदर जो नौकरियां थी उसके अंदर आपको आरक्षण दिया जाता है। 17 के अंदर छुआछूत अस्पष्टता थी। और 18 के अंदर क्या था? 18 के अंदर था हमारा उपाधियों का अंत। अब है हमारी स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। 19 से 22 में 19 क्या कहता है कि स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कहीं पर भी बातचीत कर सकते हैं, वाक कर सकते हैं, सभा कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, यानी कि इकट्ठे हो सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं। अनुच्छेद 20 में क्या था? अपराध के विरुद्ध दोषी के लिए संरक्षण। जब तक आपका अपराध सिद्ध नहीं हो जाता आप क्या हैं? स्वतंत्र हैं। आप क्या हैं? निर्दोष हैं। ठीक है, इस समय क्या है? आप निर्दोष है। जब तक आप पर पुख्ता सबूत के अनुसार आपको सजा नहीं सुनाई जा सकती, आप पर दोष सिद्ध नहीं हुआ है, तब तक आप निर्दोष हैं। और जीवन जीने का अधिकार, अनुच्छेद 21 कौन सा अधिकार देता है? जीवन जीने का अधिकार देता है। जो हमारे 20 और 21 अधिकार हैं, जो हमारे 20 और 21 अधिकार है, उसको आपातकाल में भी निरस्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, आपातकाल में भी हम इसे निरस्त, यानी कि आपातकाल किसके द्वारा लगेगा? राष्ट्रपति के द्वारा लगेगा। आपातकाल में भी हमारे जो ये 2 अनुच्छेद होते हैं उनको निलंबित, उनको निरस्त नहीं किया जाता। जो शिक्षा का अधिकार है, अधिनियम जो कब हुआ था? 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ था, यानी कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको कंपलसरी शिक्षा देनी है, शिक्षा का अधिकार उनको प्राप्त है। यह अनुच्छेद किसके अंदर शामिल किया गया? 21 के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 22। अनुच्छेद नंबर 22 है कि गिरफ्तारी के खिलाफ, यानी कि अगर आपकी गिरफ्तारी होती है, आपको नजरबंद करके रखा गया है, तो आपको वकील दिया जाएगा, आपको अपनी बात कहने का मौका दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड के अंदर आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो 23 से 24 है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 में है मानव तस्करी में बंधुआ मजदूर का निषेध। ऐसा नहीं कि अगर आपके पिता कहीं पर काम करते थे तो आपको भी वहीं पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्या चलती जाएगी? सेवकता चलती जाएगी। अब ऐसा नहीं है, यह अनुच्छेद 23 बात कहता है। अनुच्छेद 24 में कारखानों में बाल मजदूरी पर रोक, कि जो बाल मजदूरी है कारखाने कोई ऐसी जगह, ठीक है, जहाँ में रिस्क का काम है, वहाँ पर बालक मजदूरी नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा धर्म के स्वतंत्रता 25 से 28। तो 25 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता देता है, आप किसी की भी पूजा कीजिए, अनुष्ठान कीजिए, समारोह कीजिए। 26 देता है कि धार्मिक कार्यक्रमों का प्रबंध कीजिए। धर्म की अभिव्यक्ति अनुच्छेद 27 द्वारा दी गई है, आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अनुच्छेद 28 के अनुसार जो शैक्षणिक संस्था है उसके अंदर धार्मिक शिक्षा, धार्मिक उपासना से संबंधित विषयों को शामिल करने की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा संस्कृति और शिक्षा। जो संस्कृति और जो शिक्षा है वह 29 से 30 तक शामिल की गई है। अनुच्छेद 29 कहता है कि जो अल्पसंख्यकों के हित के लिए अधिकार उनको भाषा, लिपि, संस्कृति में भी दिए गए हैं। और अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थानों में स्थान दिया गया है। अब आता है हमारा संपत्ति का अधिकार। मैंने आपको बताया था कि अधिकार है वह कैसा अधिकार था? पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या कर दिया गया? इसे एक मौलिक अधिकार से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। अब यह भाग नंबर 12 में आर्टिकल नंबर 300 क में शामिल है। ठीक है, अब 7 नंबर पे आता है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 के अंदर है। इसके द्वारा यदि हमारे फंडामेंटल जो राइट्स है, मौलिक अधिकार है, उनका हनन होता है तो हम क्या कर सकते हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को दर्ज करवा सकते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा 5 रीट जारी की जाती है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध और उत्प्रेक्षणा। इन 5 रीटों के द्वारा हमारी सुप्रीम कोर्ट हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें प्रदान करने में मदद करता है। अब आ गया हमारा अनुच्छेद नंबर 33, जो सशस्त्र बल होते हैं, जैसे कि पुलिस है, सेना है,
खुफिया एजेंसी है, इसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं इन पर क्या लग सकता है, प्रतिबंध लग सकता है। अनुच्छेद 34 के अनुसार मार्शल लॉ लगने पर फंडामेंटल राइट्स पे प्रतिबंध लग सकता है। अनुच्छेद 35 के अनुसार जो भाग 3 में प्रावधान किए गए हैं उन सबको लागू करने का प्रावधान अनुच्छेद 35 में किया गया है। अब हम 2-3 टर्म्स को और देखते हैं, जैसे कि निलंबन है। निलंबन का अभिप्राय होता है कि कुछ समय के लिए जो हमारे अधिकार हैं उनको रोक देना, उन पर रोक लगनी, और यह रोक किस द्वारा लगाई जाएगी, राष्ट्रपति के द्वारा लगाई जाएगी। और किस समय लगाई जाएगी, आपातकाल के दौरान यह रोक लगाई जा सकती है, निलंबन किया जा सकता है कुछ समय के लिए, और बाद में यह एज इट इज हमें प्राप्त हो सकते हैं। एक होता है प्रतिबंधन। प्रतिबंध का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कानून, कोई भी ऐसा अधिकार जो दूसरों के अधिकार को हानि पहुंचा रहा है, जैसे कि था 3 तलाक, ठीक है, वह महिलाओं के अधिकार का हनन कर रहा था ना, तो उसको बंद कर दिया गया और यह अधिकार किसके पास है। प्रतिबंध का मतलब है कि हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है अब उसको, तो यह अधिकार किसको प्राप्त है, संसद को प्राप्त है। एक अधिकार होता है हमारा रक्षक, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं उनका रक्षक कौन है, उनका रक्षक है हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उनके रक्षक है। हमने पढ़ा ना कि 5 तरीके की रीट जारी की जाती है जिसके अनुसार फंडामेंटल राइट्स को बनाए रखा जाता है। अब है परिवर्तनीय। परिवर्तनीय का मतलब फोर्सफुल, ठीक है। अगर हमारे अधिकारों का हनन होता है तो हम याचिका दर्ज करके बलपूर्वक इनसे वाद विवाद कर सकते हैं तथा क्वेश्चनिंग कर सकते हैं कि आपने ऐसा हमारे साथ क्यों किया। तो यह थे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ तथ्य जो इस प्रकार से थे। आइए अब हम इनसे रिगार्डिंग क्वेश्चन करते हैं। तो आइए अब हम हमारे टॉपिक 11 यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स है, जो मूल अधिकार है, जो मौलिक अधिकार है, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चंस करते हैं। हमने अभी देखा कि जो मूल अधिकार में जो सम्मिलित 12 से 35 आर्टिकल्स थे उनको किस तरीके से बांटा गया है, कौन से आर्टिकल में किस बात का जिक्र किया गया है, तो हमें वह लर्न हो चुका है। तो अब हम मूल अधिकार से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो इस प्रकार से हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। तो हमने देखा मौलिक अधिकार कौन से भाग में है, भाग नंबर 3 में है। कौन से में है, भाग नंबर 3 में वर्णित है। भाग नंबर 2 में कौन है, नागरिकता है। भाग नंबर 4 में क्या है, भाग नंबर 4 में हमारे नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है। तो 3 किससे संबंधित है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से, मूल कर्तव्यों से, नागरिकता से या मूल अधिकारों से। तो किससे संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है। हमें पता है कि नीति निर्देशक तत्व कौन से में है, भाग 4 में है। मूल कर्तव्य कौन से है, भाग 4 के क में है। नागरिकता कौन से में है, भाग 2 में है। तो 3 में कौन है, हमारे मौलिक अधिकार शामिल है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी। तो किसने इनको पहले संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा इन्हें फर्स्ट मान्यता प्रदान की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। हमने देखा ना कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक इनका वर्णन है। तो ऑप्शन नंबर ए, संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सार्वजनिक अलौकिक कहा है, कि कौन सा भाग सबसे ज्यादा अलौकिक है। तो किसे कहा गया है, भाग 1 को, 2 को, 3 को या 4 को। तो किसे कहा गया है, भाग 3 को अलौकिक कहा गया है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहते हैं कि मूल अधिकार मूल कहते हैं क्योंकि मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा गया है, क्यों कहा गया है, न्यायालय द्वारा परिवर्तित है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संघोषणीय है, मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है, के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो कुल कितने अनुच्छेदों में वर्णन किया गया है, 21 में, 22 में, 23 में या 24 में। तो कितने अधिकार हैं, 24 अधिकारों में भाग 3 का वर्णन किया गया। हमने देखा ना 12 से
35। ठीक है, तो कितने अनुच्छेद हो गए? 24 अनुच्छेदों में इनका वर्णन किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो कितने दिए गए थे? 6, 7, 4 या 5? तो कितने दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। लेकिन अगर हमसे वर्तमान में पूछे तो कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? तो कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। कितने हैं? 6। एक जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में क्या बना दिया गया? एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहते हैं कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? मूल संविधान का हिस्सा था, संसद द्वारा 1952 में जोड़े गए थे, चौथे संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, या 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो यह क्या थे? मूल संविधान का हिस्सा थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? यानी कि किसको आप फोर्सफुली मनवा सकते हैं, किस पर बल लगा सकते हैं? तो वह कौन है? हमारे मूल अधिकार। तो कौन है? हमारे मूल अधिकार है, जो क्या है? परिवर्तनीय है। भारतीय न्यायालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर हम क्या कर सकते हैं? अपने मौलिक अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। तो किसका है दायित्व? उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, या उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट? तो किसका है? उपरोक्त दोनों का। तो किसका है? उपरोक्त दोनों का यह दायित्व है कि मौलिक अधिकारों की क्या करे? वो है लागू करे, इनका संरक्षण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? प्रधानमंत्री, संसद, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति? तो मैंने बताया था कि जो निलंबन का मतलब होता है कि कुछ समय यानी कि थोड़े समय के लिए इन पर क्या लग जाती है? रोक लग जाती है। और वह रोक किसके द्वारा लगाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। और किस समय लगाई जाती है? आपातकाल के दौरान यह रोक लगाई जाती है। यानी कि आपातकाल के दौरान जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनका निलंबन किया जा सकता है। और उसमें से भी जो हमारा 20 और जो 21 हमारा अनुच्छेद है, आर्टिकल है, उसको निरस्त आपातकाल के दौरान भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया जाता है? कौन करता है सुनवाई? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय इसकी सुनवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 15। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसके द्वारा? संसद द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? अगर कोई भी संशोधन करना होता है तो वह कौन करती है? संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को क्या नहीं किया जा सकता? निलंबन नहीं किया जा सकता, निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, या ऊपर निहित कुछ भी सही नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा? उसको क्या आएगा कि निलंबन किया जा सकता है। और कौन सी कंडीशन में, कौन सी परिस्थिति में? आपातकाल की परिस्थिति में। और कौन करता है इसका निलंबन? इसका निलंबन करता है हमारा राष्ट्रपति द्वारा इसका निलंबन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 17 क्वेश्चन कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? यानी कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आते हैं। केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकार का परिवर्तन, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण से। तो कौन आता है? मूल अधिकार का जो परिवर्तन है वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो कौन है इनका संरक्षण? संसद है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, राष्ट्रपति है, या मंत्रिमंडल है? तो कौन है इसका संरक्षण? इसका संरक्षण है हमारी न्यायपालिका। हमें पता है संसद तो क्या करेगी? संशोधन करेगी, ठीक है ना।
और राष्ट्रपति क्या करेगा, इसको निलंबन कर सकता है, ठीक है। और संसद क्या कर सकती है, इसके ऊपर प्रतिबंध भी तो लगा सकती है ना। और न्यायपालिका क्या करती है, इनकी रक्षा करती है, इसका संरक्षण करती है, रीट जारी कर कर, किसके द्वारा कर कर, रीट जारी कर कर वह इसका संरक्षण कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है। निलंबन का आदेश कौन देता है, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद या प्रधानमंत्री। तो कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा इनका निलंबन किया जाता है। और कौन सी कंडीशन में किया जाता है, आपातकाल की कंडीशन में इनका निलंबन किया जाता है। और उसमें से भी 20 और जो 21 अनुच्छेद है उसको कभी भी निलंबन नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है, किसको है प्रतिबंध का बताया था ना कि जो हमेशा के लिए क्या कर दिए जाए, रद्द कर दिए जाए। तो राष्ट्रपति तो क्या करता है, इनका निलंबन करता है। न्यायपालिका क्या करती है, इनका संरक्षक करती है। तो संसद क्या करती है, इनको प्रतिबंधित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन कहता है कि मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्या है मौलिक अधिकार का उद्देश्य, समाज में समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना या उपरोक्त सभी को सुनिश्चित करना। तो क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 22। तो 22 क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्रदान है। तो किसके पास है इनको परिवर्तित करने की शक्ति, राष्ट्रपति के पास है, उच्चतम न्यायालय के पास है, संसद के पास है या उच्चतम व उच्च न्यायालयों के पास यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास है। तो यह किसके पास है, उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के पास यह शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 23 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है। तो निलंबन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा निलंबन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो क्या है, यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, यह संविधान के भाग 3 में है। ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हाँ ये भाग 3 में है। ये सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो क्या आएगा आंसर, 1 व 2 दोनों। यह राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी है कि राज्य क्या कर सकती है, इनका कभी भी हनन नहीं कर सकते हैं। तो ए और बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 25 क्वेश्चन कहता है कि हमारा समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। तो जो समानता का अधिकार हमने देखा था ना, कहाँ पर है, 14 से 18। कौन से में है, 14 से 18 में इनको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगा सकता है। तो कौन है ऐसा जो नियंत्रण लगा सकता है, अनुच्छेद 14 है, 16 है, 15 है या 17 है। तो कौन सा है, अनुच्छेद 14 हमने किया था ना, कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष संरक्षण। तो वह कौन सा अधिकार है, अनुच्छेद नंबर 14 में यह अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द की निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्यों के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त की गई है। तो किसके अंदर प्राप्त की गई है, यह की गई है 14, 15 और 16 में। किसमें की गई है, 14, 15 और 16 में यह शक्ति प्रदान की गई है। समान वेतन है ना, कि आप भेदभाव नहीं करें कि ये महिला है तो इसको कम वेतन दे दिया, ये पुरुष है तो इसको ज्यादा वेतन दे दिया। तो यह अनुच्छेद 14, 15 और 16 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 28 क्वेश्चन है कि विधि के सामने समता का अधिकार है। ठीक है, तो वो कौन सा है, कानून अधिकार है, सामाजिक अधिकार है, आर्थिक अधिकार है या राजनीतिक अधिकार है। तो वह कैसा अधिकार है, वह हमारा नागरिक अधिकार
है, मूल अधिकार में है ना, यह है नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 29। तो 29 क्वेश्चन कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। हमने पढ़ा छुआछूत यानी कि अस्पष्टता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद था हमारा, वह था हमारा अनुच्छेद नंबर 17 है। 14 तो किससे था, कानून के समक्ष समानता से। 15 किसके अंदर था ना, 15 हमारा 18 के अंदर हमें क्या था, उपाधियों का अंत था। 17 के अंदर क्या था, अस्पष्टता का नियम था, उन्मूलन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 30। निम्न में से कौन से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पष्टता निषेध के लिए प्रावधान है, यानी कि अस्पष्टता का निषेध करता है, तो वह कौन सा करता है, 14 करता है, 19 करता है, 17 करता है, कोई नहीं, तो वह करता है 17 अनुच्छेद जो है अस्पष्टता का उन्मूलन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 31। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है, क्या करता है, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता, आर्थिक समानता या उपरोक्त सभी। तो क्या करता है, इसका ऑप्शन आएगा उपरोक्त सभी, सभी प्रकार की समानता प्रदान करता है ना ये, तो आंसर आ जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा 32। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए गए हैं। तो कौन से अनुच्छेद में है, 15 में। 15 में तो किससे रिलेटेड है, वो तो भेदभाव से रिलेटेड है ना। 18 के अंदर क्या है, उपाधियों का अंत है। 21 और 23 तो किसके अंदर है, अनुच्छेद 18 के अंदर यह सम्मिलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि 1995 में पारित अस्पष्टता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है, सिविल अधिकार अधिनियम से, नागरिक भेदभाव संरक्षण अधिनियम से, नागरिक संरक्षण नियम से, सिविल अधिकार संरक्षण नियम से। तो कौन से नियम से इसको जाना जाता है, सिविल अधिकार संरक्षण नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। 34 क्वेश्चन कहता है कि धर्म आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद यानी कि जो 15 है एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया गया है। तो इसे किसके अधीन रखा है, हमने देखा था ना, समानता का अधिकार, कहाँ से, 14 से 18 के अंदर हमने इसको रखा है। तो यह क्या आ जाएगा, समता का अधिकार अधिनियम। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। 35 क्वेश्चन कहता है कि निम्न अनुच्छेदों में से कौन भिन्न वर्ग में आता है। तो कौन भिन्न वर्ग में आता है, 14, 15, 16 या 19। हमने देखा जो समानता का अधिनियम थे वो कहाँ से कहाँ तक से, 14, 15, 16 तो सेम है, लेकिन 19 क्या है हमारा अलग अधिनियम है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। जो 19 नंबर जो हमारा 19 है वह किससे रिलेटेड है, वह स्वतंत्रता के अधिकार से रिलेटेड है, जिसके अंदर क्या है, आप कहीं पर भी बोल सकते हैं, सभा कर सकते हैं, ठीक है, निवास कर सकते हैं, आवागमन कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। यह है, ये हमें स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा 36। भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो कौन से ने किया है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ने, संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलकर पढ़ना, संविधान के अनुच्छेद 16 के अनुसार मिलकर पढ़ना, या ABC सभी को पढ़ना। तो किस में किया गया है, यह किया गया है ABC सभी को मिलकर पढ़ना कि समाजवादी हैं हम। ठीक है, अनुच्छेद 14 के अनुसार क्या था कि कानून के समक्ष समानता है ना, में सभी को समान, सभी को इक्वल मौके दिए जाते हैं, सभी के लिए कानून समान है। और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलकर पढ़ना। 16 के अंदर क्या था, इक्वल अपॉर्चुनिटी थी ना, कि लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, स्थान के आधार पर उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो ये किसके अंदर है, समान वेतन ABC तीनों के अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन 37। 37 क्वेश्चन कहता है कि चेन्नई सरकार राज्य बना चंपकम दुराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्न में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था। तो किस मौलिक अधिकार को किया गया था, विधि के समक्ष समता के अधिकार को, भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को, अस्पष्टता के विरुद्ध अधिकार को, या विचार
और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को, तो किसको किया गया था? भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38, भारत में समाचार पत्रों की स्वतंत्रता किसके अंदर है? संविधान के अनुच्छेद 19(1) में, हमें पता है ना, जो 19वां अनुच्छेद है वह स्वतंत्रता से रिलेटेड है। संविधान के अनुच्छेद 19 में है प्रत्याभूत अभिव्यक्ति की व्यापक स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 361 के उपबंधों द्वारा है या देश में विधि के शासन से परिवर्तित है? तो इसका आंसर है हमारा ए, संविधान के अनुच्छेद क में विशेष रूप से अनुबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो कौन से अनुच्छेद में है? यह अनुच्छेद 19 अ में है। किस में है? अनुच्छेद 19 अ में है, स में है, ब में है या द में है? तो किस में है? अनुच्छेद 19 अ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 40 क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की जाती है? तो कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है? 10, 8, 6 या 4? तो कितने प्रकार की है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, जिसके अंदर कौन कौन सी है? वाक की किस किस की है? वाक की है, सभा की है, संघ की है, आवागमन की है, निवास की है और व्यापार की। हमें ये 6 स्वतंत्रताएं प्रदान की जाती हैं। तो इस तरीके से हमने यह क्वेश्चन देखे। यहाँ पर हमारे पास टोटल क्वेश्चन 118 है। तो आज हम इसके 40 क्वेश्चन करेंगे, कल हम इसके नेक्स्ट 60 प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।